अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे इकॉनमी के एक नंबर से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्ज़े और लाइबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर एक अपडेट जारी की है, जिसके मुताबिक मजमूई कर्ज़ों और लाइबिलिटीज़ का बोझ 77,000 बिलियन से क्रॉस कर गया और गुज़श्ता एक साल के अंदर 17,332 अरब रुपए इसके अंदर इजाफा हुआ है। पाकिस्तान की तारीख़ में जब से पाकिस्तान बना आज तक कोई एक साल ऐसा नहीं है, बदतरीन साल भी शामिल कर लें, उसमें दरमियान में कुछ ऐसा वक्त आए कि जिसमें मैसिव डिवैल्यूएशन थी, तो कर्ज़ों के बोझ में एक साल में कई हज़ार अरब का इजाफा हुआ। लेकिन तब भी कोई एक साल ऐसा नहीं है जिसमें 17,000 अरब से ज़ायद एक साल में पाकिस्तान के ऊपर डेट एंड लाइबिलिटीज़ का इजाफा हुआ हो। वजह इसकी सिंपल है, पाकिस्तान में रुपए की नाकदरी, डिवैल्यूशन। आज जिस दिन हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं 300 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और लेने के लिए भी आपको तगदो करनी पड़ती है। बरामदात और रिमिटेंसेस एक साल के अंदर 8 अरब डॉलर गिर चुकी हैं। जुलाई का पहले महीने का जो नंबर आया है उसमें फर्दर डिक्लाइन है। जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो नेगेटिव के अंदर है। तो जो केयर टेकर्स ने आना है उसके सामने जो जॉब डिस्क्रिप्शन है बड़ी वाज़ेह है। उनको पहले डॉलर को संभालना है, उनको पहले 7-8 हज़ार अरब का खसारा जो है उसको कम करना है, उसके साथ ही साथ उनको प्रायोरिटी पे रखना है कि इन्फ्लेशन जो है वो काबू में रहे। और ये सारी चीज़ें करने के लिए उनके पास वक्त थोड़ा है। असूलन तो उनके पास 3 माह है, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि ये काम लंबा हो सकता है, 6 माह भी हो सकते हैं और 6 माह से ऊपर भी जा सकता है। संभालेगा कौन, उसके ऊपर सवालिया निशान है। हमारा जो अभी मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इस प्रोग्राम शुरू करने तक जो हमारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक डॉक्टर शमशाद अख्तर, फॉर्मर जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और फॉर्मर केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर, मोस्ट लाइकली उनको ख़जाने का चार्ज उनके पास जाएगा। ये तब्दील हो सकता है, अभी जब तक कोई हल्फ ना उठा ले तब तक ख़त्म ही नहीं होता। कल सुबह 10 बजे मोस्ट लाइकली कैबिनेट ओथ टेकिंग सेरेमनी होगी, जिसके बाद नामों का हतमी तौर पर हमारे सामने आ जाएगा। तो डॉक्टर शमशाद अख्तर अगर ख़जाने में आती हैं तो गौहर इजाज़ जो पाकिस्तान से लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर भी हैं वो मोस्ट लाइकली कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पर सामने आ जाते हैं। तो इन दो लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होगी, एक ख़जाने का काम संभालने का होगा डॉक्टर शमशाद के पास, और बरामदात जिसमें पिछले एक साल में 4 अरब डॉलर की कमी आई उसको दोबारा दुरुस्त समत में डालने का काम होगा गौहर इजाज़ के पास। लेकिन क्या ये 3 से 6 माह के अंदर चीज़ें दुरुस्त कर लेंगे? शायद कुछ बुनियादी इक़दामात ले सकते हैं गाड़ी को दुरुस्त समत में डालने के लिए, लेकिन संभालने के लिए जितना अरसा दरकार होगा वो अगले 3 से 5 साल का एक प्लान बनाना पड़ेगा। उससे नीचे से इकॉनमी संभाले नहीं आने वाली। मैसिवली डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। एक वो डरावना ख्वाब होता है ना, हम उसके अंदर से पिछले कुछ अरसे से गुजर के आए हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर भी होगी, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी PDM के ऊपर है, जिन्होंने इस चीज़ को मैसअप करने में, कॉम्प्लिकेट करने में रोल अदा किया है, हल करने में रोल अदा नहीं किया। इनको बड़ी बुरी सूरत हाल में इकॉनमी मिली थी, लेकिन उसको फर्दर डिटीरिएट करके जिस नुक्ते पे छोड़ के गए हैं, फर्दर डिटीरिएट करके गए हैं। अब दुरुस्त कैसे होगी, उसके लिए आपके पास बड़ी विल चाहिए, एक यकसुई चाहिए, और तमाम स्टेक होल्डर्स का एक नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक राय चाहिए कि ये बुनियादी मसाइल हैं, इससे हमने पाकिस्तान को निकाला। आज जो प्रोग्राम में शुरू है उनसे इसी टॉपिक करेंगे। हमारे साथ मेहमानों में आज शामिल हैं फैसल वाडा साहब, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब और अताउल्ला तारड़ साहब। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम के अंदर। फैसल वाडा साहब, आपका नाम तो पहले आ रहा था कि आपने केयर टेकर का चार्ज संभालना है, अब लगता है कि शायद आप पीछे हट गए कि नहीं, मैं नहीं केयर टेकर्स में आता। मसाइल इतने बड़े हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल हैं, दाल रोटी पानी, ज़िंदा रहना मुश्किल हो गया, चलेगा काम आगे? देखिए नदीम मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए नदीम मलिक साहब, या तो गरीब को मिटा दें, खड़ा करें गोली मारें इनको, या गुर्बत मिटाएं। ये दोनों चीज़ों का टोपी ड्रामा अब नहीं चलेगा, ठीक है। और ये सब टोपी ड्रामा ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। और जो आपने जैसा बताइए में कहा कि ये इश्यूज़ अभी तो जब पूरी कैबिनेट इन प्लेस होगी तो अगले हफ्ते जब हम शो करेंगे तो फिर उस कैबिनेट के हम लिंकेजेस बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिशियंस किस किस तरीके से अभी भी केयर टेकर्स हटने के बाद भी गवर्नमेंट के अंदर ही है, ठीक है जी। डॉलर हाथ से निकल गया है, 325 की तो बातें शुरू होगी। अगर आज आप 50,000 डॉलर मांगने जाए तो आपको 320 रुपये से कम मिलेगा नहीं। पेट्रोल का बम कल गिर गया है रात को, ठीक है जी। 45% गैस। तो गरीब के लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि जो इलीट है पाकिस्तान के, जो ज़बरदस्त किस्म के जो एक्सपायर्ड लीडर्स हैं, ये इनको सबको खड़ा करें और गोली मार दें। मैंने आपके लास्ट शो पे कहा था कि गटर का ढक्कन नहीं होता, गरीब मरता है। 2 लोग आज की तारीख में बच्चे मारे गए सिर्फ ढक्कन का, और यही पॉलिटिशियन खरबों रुपए के बजट लेकर उन रोडों को नहीं बना पा रहे। और जिस मुल्क में गली
गटर का ढक्कन ना लग सकता हो, आप कह रहे हैं उसमें गुर्बत का ढक्कन बंद कर देंगे। वो ढक्कन बंद करने के लिए आपको एक्सपायर्ड पॉलिटिशियंस तमाम को डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा और पाकिस्तान की जो एक्सपेरिमेंट की लेबॉर्ट्री है उसको बंद करके ताला लगाना पड़ेगा। असल मसला ये है कि ये जो तजर्बा गाह है, जिस दिन वो तजर्बा करने वाले जब तक ये फैसला ना कर लें कि हमने एक नई आईजीआई नहीं बनानी, हमने पीटीआई 2018 में जैसे लॉन्च किया उसको नहीं करना, अगर जिस दिन वो ये फैसला कर लें फिर उसके अगले 5 साल में हम शायद दुरुस्त समत में आ जाएं, तब तक नहीं आ सके। खोखर साहब से पूछता हूँ, खोखर साहब आप लोगों ने एक बाकायदा थिंक टैंक की शक्ल में, शायद खाकान अब्बासी, मिफ्ता, उनकी पार्टी उनसे बहुत खफा भी हुई, लेकिन आप लोग सेमिनार्स करते रहे, तकरीरें करते रहे। अभी मैंने जो नंबर्स बताए हैं ये इतने खौफनाक नंबर हैं कि इनको जब किसी को संभालने की जिम्मेदारी मिलेगी ना तो उसको समझ आएगी ना डॉलर काबू आ रहा है, ना इन्फ्लेशन काबू आ रहा है, पॉलिसी रेट 22 पे ले गए, शायद अभी और 2% ले जाए फिर भी नहीं काबू आएगा। हम मेस में, कुएं में गिर चुके हैं। सिंकिंग वेल होता है ना, सिंकिंग वेल, ये वो वाला कुआं बन चुका है। इससे निकलेंगे कैसे? अलमिया, ये मलिक साहब के हकीकत इसी तरह है कि हम कुएं के अंदर गिर चुके हैं, लेकिन जो हमारे सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसके अंदर सियासतदान शामिल है, जिसके अंदर जुडिशरी शामिल है, जिसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट शामिल है, हमें अंदाजा ही नहीं है कि ग्रेविटी ऑफ क्राइसिस क्या है। यू हैव टू फिक्स द इकोनॉमी फर्स्ट। इकोनॉमी फिक्स किए बगैर और पॉलिटिक्स फिक्स किए बगैर इस मुल्क को आप नहीं चला सकेंगे। अब पॉलिटिक्स अब ये जो अनसर्टेनिटी है, इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए मलिक साहब ये इसकी इब्तदा हुई है 2015-2016 से। डॉन लीक्स जिस वक्त आया, वो वक्त उठाकर देख लें और आज का उठाकर 2014 के धरने से, जी हाँ, धरने से स्टार्ट, और वहां से हम कंटिन्यूसली, और ये किसी भी कौम की तारीख में एक बड़ा लंबा पीरियड होता है कि आपने पिछले जो 10 साल है वो कंटिन्यूस आपने एक क्राइसिस में गुजारे, कुछ पॉलिटिकल फोर्सेस को डिस्क्रेडिट करने में और एक पॉलिटिकल फोर्स को बनाने में। तो हमें एक इकोनॉमी भी फिक्स करनी है, लेकिन हम इकोनॉमी पॉलिटिक्स को फिक्स किए बगैर नहीं कर सकते। तो पहले क्या करना है? और पॉलिटिक्स को फिक्स करने के लिए हमें जो हमारे रवैये हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो जुडिशरी है, इन सब को पीछे हटना पड़ेगा। अब जुडिशरी की आप एग्जांपल देखें, जो फैसला दिया इन्होंने रिकोडेक के मामले में, आईपीपीज के मामले में, क्या कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है जब इस तरह के आपकी जुडिशरी फैसले दे रही हो? बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को फाइन पे करना पड़ा, और वो सारे फैसले थे वो सियासत पॉलिटिकली ओरिएंटेड थे। मीडिया पे खबरें चली कि जी कि करप्शन होगी, सुओ मोटो नोटिस लिए गए। स्टील मिल से लेकर कारके और रेकोडेक तक हर एक प्रोजेक्ट जो था ना, वो एक सियासी टारगेटेड मुहिम के तहत उसके ऊपर फैसला साजी हुई थी। अब हम ऐसे नतीजे पे ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि जहां से वापसी के लिए, आपने ठीक कहा, आपने 3 से 5 साल का कहा, मेरे ख्याल में हमें 10 साल का पीरियड चाहिए यहां से मुल्क को रिवर्स करने के लिए, और उसके बगैर हम नहीं कर सकेंगे। और ये अब आज मुझे एक बात पता चली है मलिक साहब, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा बताने के लिए। आईएसको की जो रिकवरी थी वो तकरीबन सबसे अच्छी रिकवरी है पाकिस्तान में, 99% और 100% जो इस्लामाबाद रीजन, गुजरावाला और इस्लामाबाद जी गुड परफॉर्मिंग कंपनी, गुड परफॉर्मिंग। पिछले 2 महीने से उनकी जो रिकवरी है वो 57%, 58% तक पहुंच गई। लोगों के अंदर कैपेसिटी खत्म हो गई है बिल पे करने की। बिल पिछले 2 महीनों में डबल हो गए। आप घर अपने का बिल देखिए, मैं पे कर सकता हूं, लेकिन मुझे इस दफा देख के तो हुआ है कि मेरे बिल को क्या हुआ है, 2 गुना कैसे हो गया, 2 गुना मैंने बिल दिया। लोगों की कैपेसिटी खत्म होती जा रही है, और ये सबसे आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग, आपकी हेस्को हो गई, लेस्को हो गई, आईएसको हो गई, ये सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग आपकी डिस्कोज है। तारड़ साहब, कैपेसिटी खत्म हो रही है। तारड़ साहब, या 3 से 6 महीने के लिए केयर टेकर्स आएंगे और टास्क बहुत बड़ा है। आई विश के पहले दिन को वो बिल्कुल आते साथ ही, चार्ज लेते साथ ही वो बैठ जाएं, डॉक्टर शमशाद हैं जिसके पास भी है, और कहें कि मुझे ये काम करना है, पहला स्टेप मेरा ये होगा। टाइम नहीं है किसी के पास भी 6 महीने गुजारने का या 3 महीने गुजारने का। क्या हम इसको संभाल सकते हैं? मतलब सर, मैं बाय नेचर बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, और मैं जो है वो हाफ ग्लास फुल ही देखता हूँ, हाफ ग्लास एम्प्टी नहीं देखता। देखिए 2018 तक हमने क्या अचीव किया, इसकी एक इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। हम आपस में बैठ के भी करते हैं। हमने सिर्फ कई सौ अरब की मोटरवेज बनाई, बिजली के मंसूबे लगाए, डेवलपमेंट लेड एक ग्रोथ थी। हम जब छोड़ के गए तो 5.8% पे ग्रोथ थी, और प्रोजेक्टेड थी 6.4% पे। महंगाई 4% पे थी। इकॉनमी के हालात बहुत बेहतर थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी, आपका सीपैक का $64 बिलियन आ चुका था, और चीज़ें बहुत बेहतर थी। एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ 4 साल। क्या हुआ? आते साथ ही IMF को कहा कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे। पॉलिटिकल स्लोगनरिंग करने की खातिर कहा मैं खुदकुशी कर लूँगा,
असद उमर जैसे वजीर ख़जाना है जिनको बड़ा अरस्तू समझा जाता था, बड़े स्मार्ट हैं, पंजाब में भी उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में बड़ा काम किया हुआ था। शहबाज शरीफ साहब के साथ स्किल डेवलपमेंट में काम किया हुआ था, बड़ा समझा जाता था कि जी ये बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी है, इसके पास बड़ी ठीक अप्रोच है। वो अपने लीडर के आगे चापलूसी खुशामद के चक्कर में उन्होंने इकॉनमी को 6 माह तबाह किया। उसके बाद आप 2 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स लाए जो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के दौर में बुरी परफॉर्म कर चुके थे, आपने एक के बाद एक उनको ट्राई किया। IMF की दिन ब दिन कंडीशन स्ट्रिंजेंट होती गई क्योंकि आपके हालात बद से बदतर हो रहे थे। तो ये 4 साल तो खिलवाड़ हुआ। अब हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी थी? अगर IMF का अग्रीमेंट ना होता और हम इसको ना करके जाते, केयर टेकर के साथ तो अग्रीमेंट किसी ने नहीं करना था ना, वो सबसे पहले इलेक्शन होने थे, एक अनसर्टेनिटी। आपने सूरत संभाली नहीं, मैं आपने बिगाड़ में हिस्सा डाला। मैं अर्ज करता हूँ ना, अगर हम IMF का अग्रीमेंट ना करते, शहबाज शरीफ साहब पेरिस ना जाते, MD IMF को हम ना कन्विंस करते, क्या होता? अग्रीमेंट से पहले LCs नहीं खुल रही थी। हमारे सरकारी प्रोजेक्ट्स की कई LCs में बड़ा प्रॉब्लम आया कि जी लेटर ऑफ क्रेडिट ही नहीं खुल रहा, LCs खुलना बंद हो गई। इस आर्गूमेंट को आप गलत जगह से बयान कर रहे हैं, इसलिए कि आपकी हुकूमत में जब आए IMF टूटा हुआ था, सारी लैंडिंग बंद थी। पहली आपकी हुकूमत ने आके मिफ्ता इस्माइल में IMF की एग्रीमेंट रिवाइव की और नया एग्रीमेंट किया, वो आपने दोबारा 2 महीने बाद तोड़ दिया। उसको रिवाइव करते हुए आपको 8 माह लग गए और उसमें हम बिल्कुल जमीन पे जा गिरे। हमने जब उसको रिवाइव किया, अब प्रॉब्लम क्या है? दोस्त ममालिक की भी कुछ मजबूरियां होती है ना कि वो दे कैन ओनली हेल्प यू इफ यू हेल्प योरसेल्फ। क्या हुआ कि वो भी जो 1 बिलियन आया सऊदीया से, UAE से जो रोल ओवर उन्होंने किया, वो क्यों किया? बिकॉज आपका IMF का मुआहदा हो चुका था। बहुत शुक्रिया, ये दोस्त ममालिक ने बड़ी हेल्प की मुश्किल वक्त में। हमने फॉरेन रिलेशन भी रिवाइव किए ना, बिकॉज खान साहब तो बहुत खराबी कर गए थे फॉरेन रिलेशन में भी। कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं था, तो फॉरेन रिलेशन में भी हमने बेहतरी लाई। अगर IMF का अग्रीमेंट ना होता, जाने से पहले ना करते, रुपी का फ्री फॉल वुड हैव बीन डिजास्ट्रस, इससे बहुत बदतर होता। पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता गैर मुल्की एयरलाइनें आना बंद हो जाती हैं, आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं आप उस पर डिफॉल्ट कर जाते, किसी ने आपकी LC नहीं खोलनी थी। एक खौफनाक मंजर था। मैं फिर भी समझता हूँ कि एक सिचुएशन को संभाल के गए हैं और आगे वे फॉरवर्ड दे के गए हैं। SIFC मैं देखें, वो एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें जो सेक्टर्स चुने गए हैं, जिसके अंदर माइनिंग है, जिसके अंदर IT है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर है, रूरल इकॉनमी। आप देखें ना, मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। इस वक्त जिम्मेदार आपकी वीट बहुत अच्छी हुई है, आपका सिट्टा बहुत अच्छा हुआ है, रूरल इकॉनमी में खासी अपलिफ्ट है। इतनी बुरी पिक्चर नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। एंड वे फॉरवर्ड आगे SIFC है। आई थिंक थिंग्स विल इंप्रूव। उससे भी ज़्यादा बुरी सूरत हाल है जितनी नज़र आ रही है। फैसल वाडा साहब, जिस चीज़ का इन्होंने क्रेडिट लिया SIFC का, एज ए जर्नलिस्ट मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता कि आर्मी चीफ को एक फॉर्मल रोल दे दिया जाए। नेशनल डेवलपमेंट कमेटी में PTI की गवर्नमेंट ने जनरल बाजवा को दिया था, इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट कमेटी का भी रखा और SIFC में भी उनका फॉर्मलाइज कर दिया रोल। कल को नाकामी की शक्ल में बोझ फ़ौज के ऊपर जाता है। फ़ौज एक सपोर्टिंग रोल में रहती है हमेशा। जब भी मुल्क को ज़रूरत आती है, सैलाब आते हैं, तूफ़ान आता है, ज़लज़ले आते हैं, हम फ़ौज की तरफ देखते हैं। कोरोना आया, हम खुद फ़ौज की तरफ देख रहे थे कि ये आएंगे, ये एक चेक एंड बैलेंस, एक अच्छा निज़ाम है, ये रोक लेंगे चीज़ों को। लेकिन आप उनको गवर्नेंस में नहीं बराह रास्त डालते जहाँ उनको तनकीद का सामना करना पड़े। ये उसका क्रेडिट लिया है इन्होंने कि ये वो सबसे अच्छा इनिशिएटिव है। क्या हमारे अंदर काबिलियत नहीं है? सियासतदान नाकाम हो गए, पीछे हट जाएं, फिर छोड़ दें ये काम अगर नहीं कर सकते। नदीम मलिक साहब, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। देखिए, मैं सिर्फ तारड़ साहब को याद दिला दूं, इनकी गवर्नमेंट के अंदर ये अरशद शरीफ का केस नहीं खोल सके। ठीक है, क्यों नहीं खोल सके? वो ये वजूहत बता सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड अगर सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो इंडिया तो नहीं गए थे, सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स करा लेते। मॉडल टाउन का इन्होंने आज तक फैसला नहीं किया, जो इन्होंने गोलियां चलाई। मैं डिफेंड नहीं करा PTI को, जो शोधाओं के साथ किया। साहिवाल में आपकी हुकूमत में क्या हुआ था? ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ना, इक्वली बैड। मैं तो देखिए, हमारा जो, मैं ना PTI को डिफेंड करना चाहता हूँ, ना एक दामाद को डिफेंड करना चाहता हूँ। मैं 13 पार्टियां समेत सबके खिलाफ ही कहता हूँ कि देखें, इसको क्रेडिट दे दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई, ट्रिलियंस होंगे, बिलियंस होंगे। नदीम मलिक साहब, आपका प्रोग्राम सर अब ये होना चाहिए कि गरीब को रोटी कैसे मिलेगी जिंदा रहने के लिए। वो बच्चा जो गटर पे गिरते हुए मर रहा है, उसके लिए गटर का ढक, हमें नहीं इन्वेस्टमेंट से अभी बात, अब इन्वेस्टमेंट आएंगी, हो जाएगा, दूध की नहरें बहेंगी, माशी तौर पर खून की नहरें बहने जा रही हैं। ठीक है, जो ये हाल करके गए 35 साल, 5 साल, 4 साल हमारे, 20 साल इनके साबका पार्टी के। सर, हमारा प्रॉब्लम ये नहीं रहा AC में बैठकर आपके सामने
साफ कपड़े पहन के 700 रुपए की कॉफी पी के 200 रुपए का पानी पीकर, सर खुदा का वास्ता है आप लोग प्रोग्राम करें, आप लोग स्टेक होल्डर्स हैं। पाकिस्तान की कौम को आपके तवज्जुह से अब ये पता चलना चाहिए, बताना चाहिए कि देखिए फौजी हो, पुलिस वाला हो, जो यूनिफॉर्म आदमी हो हमारे लिए खड़ा है, गर्मी में खड़ा है, मोटी वर्दी पहन के खड़ा है, उसकी इज्जत करें। जो शोहदा ने कुर्बानी दी उसकी इज्जत करें। उनको हटाकर अपने हक के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपनी औलाद को गटर से मरने के लिए, अपनी औलाद को स्कूल ना भेजने की, फीस ना देने की, मौत की वजह से, खुदकुशियों की वजह से आगे पाकिस्तान में आगे बाहर निकलना पड़ेगा नौजवान लोगों को, ताकि ये एक्सपायर्ड मुसल्लत किया हुआ 35 साल पुराना गार्बेज वापस गोबर की तरह हमारे सर पे ना थोप दिया जाए। और अगर अब थोपा गया, कौन थोपेगा? ये जो अभी आपको 13 पार्टियां नजर आ रही है, देखे ना पीटीआई ने जो 13 पार्टियां किया, थोप दें। गार्बेज के अल्फाज थोड़े से मतलब छोड़ नहीं चले है। आप क्योंकि आप दोनों साबका बैठे, मैं अभी हूं एक पार्टी देखिए आप नहीं, आप पार्टी में है ना, हमने तो आप गार्बेज के अंदर आपका नाम तो लिया, हमने कहा 13 पार्टियां। नहीं, गार्बेज ना बोले, गार्बेज गार्बेज ना देखे ना, बोले। जमहूरी पार्टियां लोग वोट देते चले हैं। जी, बहुत हसीन जमहूरियत का जो एक्सपायर्ड लोगों का जनाजा लेके हम चल रहे हैं, जमहूरियत का, जिस जनाजे ने हमें गटर का ढक्कन नहीं दिया, खाने को रोटी नहीं दी गरीब आदमी को, बिजली का बिल नहीं दिया, नौकरी नहीं दी, स्कूल की फीस नहीं दी, बच्चों को नौकरी पे भेजने वालों के हाथ पैर तोड़ दिए गए, उनको बेलें दिला दी गई, उनकी शॉर्ट एफआईआर कटाई गई। तशद्दुद करने वाले वडेरे का आज का हिस्सा है कि उस बच्ची को मार मार के उसकी लाश निकाल दी। लेकिन पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की। स्टॉप दीज एक्सपेरिमेंट्स। अब हम ये सारे लोगों को, पाकिस्तानी कौम को जरूर अपनी यूनिफॉर्म लोगों को साइड पे करके, क्योंकि उनकी कोई मदाखलत नहीं है, ना होनी चाहिए, उनको छोड़ के अपने हक के लिए निकले बाहर। मोटरसाइकिल वाला भी लीडर बन सकता है, मोदी अगर चाय बेचकर वजीर आजम बन सकता है, और वो अच्छी चीज है, चाय बेचना बुरी बात नहीं है, और वो अपने मुल्क को कहीं से कहीं ले जा सकता है। गिव अदर्स अ चांस। खोकर साहब से पूछिए इस पे एक सेकंड रिस्पॉन्ड करना। देखें हमने क्या किया, हमने अशराफिया की मुखालफत बर्दाश्त की, दानिश स्कूल बनाए ना, आज यतीम का बच्चा वहां पे पढ़ता है, आज वो कहीं पहुंचे में पूरे मुल्क को तकलीफ थी कि जी ये शहबाज शरीफ ये स्पेशल स्कूल क्यों बना रहा है। HSN में पढ़ने वाले उसकी मुखालफत में अंग्रेजी में आर्टिकल लिखते थे, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के, एसीज में बैठ के एक्सपेरिमेंट की ना, आज वो बच्चे कहीं ना कहीं पहुंचे हुए हैं 10-12 साल बाद। लैपटॉप लेके आए, ये तो नहीं देखा कि वो खोखर साहब के खानदान से है या मेरे खानदान से या वाडा साहब के खानदान से है। एक मजदूर के बच्चे को भी वो लैपटॉप मिला मेरिट के ऊपर, अस्पताल बनाया, लोग फौत हो जाते हैं किडनी और लिवर का ट्रांसप्लांट कराते कराते इंडिया और चाइना जाते जाते। किडनी और लिवर इंस्टीट्यूट बनाया, क्या हाल हुआ उसका। देखिए सक्सेस स्टोरीज हैं, और वो सारी डाउन ट्रॉडन के लिए, नीचे से नीचे जो बेचारे पिसते हैं लोग। मगर क्या हुआ, साकिब निसार आ गया, एक एक्सपेरिमेंट आ गई जिसने ये सारी चीजें उठा के बाहर फेंक दी। आप कह लें, फिर मैं मुस्तफा साहब से पूछूं। सर मेरी दो सॉरी सर, नहीं गो अहेड। देखिए सर, इन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने स्लोगन बनाया, ये मशीन नहीं मिशन है। और बाबा, मशीन को मिशन ना बनाओ, पाकिस्तान की कौम को अपना मिशन बनाओ। मशीन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशिएटिव से ही होता है ना। इंसान को मिशन बनाए, नंबर 1। नंबर 2 सर, जिस जुडिशरी की बात आप कर रहे हैं, जिधर जस्टिस है ही नहीं, उस मुल्क के अंदर एक अपराइट आदमी आने वाला है, फायद ईसा साहब। उस अपराइट आदमी के लिए आप नैरेटिव बना रहे हैं कि जी दौड़ चोड़ हो गई है, फरमाइशी प्रोग्राम है, ये भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, और उनके आते साथ ही हम लैंड करेंगे। फायद ईसा साहब एक अपराइट, ब्लंट, विकेट के बाहर खेलने वाला आदमी है। कंट्रोवर्शियल ना बनाए, उस इंसान की जो परफॉर्मेंस है उसको आगे रखें, फायद ईसा साहब के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन। मेरा मशवरा यह है कि सिर्फ अपने आप को चीफ जस्टिस की ड्यूटीज तक ही महदूद रखें। साकिब निसार या इफ्तिखार चौधरी ना बने, खुदा के लिए। हमें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट चाहिए। माहौल क्या बन रहा है कि वो आएंगे तो पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी। 160-170 रुपए का आटा हो, पता नहीं 155 रुपए के कितना चीनी का रेट हो, दालों वालों की कीमतें कहीं चली गई, पेट्रोल 300 रुपये पे पहुंच गया, डॉलर भी 300 से क्रॉस कर गया। मैं तो सोचता हूँ ये 25-24 करोड़ जो लोग हैं ये करेंगे क्या। मतलब इसमें से 10% निकाल दें, बाकी 90% को तो शाम को रोटी जो है खानी मुश्किल हो जाएगी। मलिक साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, और सूरत हाल इस हद तक ख़राब है कि इस वक्त आपका जो नौजवान है उसकी इस मुल्क के अंदर उम्मीद ख़त्म हो गई है, बाकी लोगों की भी ख़त्म हो गई है। और उसकी एविडेंस क्या है? उसकी एविडेंस ये है कि इस वक्त आपका 20 से 25 हज़ार नौजवान लिबिया में पड़ा हुआ है,
इस मुल्क को छोड़ के गैर कानूनी और ख़तरनाक सफ़र अपने सिर मोल ले रहा है सिर्फ इसलिए कि उसको यहाँ पर वो ज़िंदगी मुयसर नहीं है जिस ज़िंदगी की तलाश में वो निकला है। इस साल पाकिस्तान से जो माइग्रेशन हुई है, रिकॉर्ड पाकिस्तान से माइग्रेशन हुई है, आपके सारे प्रोफेशनल्स यहाँ से निकले। मुल्क में किसी का कोई कारोबार नहीं चल रहा, अगर कारोबार चल रहा है तो सिर्फ इमिग्रेशन वालों का कारोबार चल रहा है जो लोगों को मुल्क से बाहर भेज रहे हैं। मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक बातें की कि इस वक्त लोगों को बिल्कुल उनको, मैंने आपको आईएसको की एग्जांपल दी, ये एक एविडेंस है कि लोगों के अंदर अब कैपेसिटी खत्म हो गई है। जो कंपनी 100% तक वसूली कर रही थी बिजली के बिलों की, उसकी वसूली अब 60% पे आ गई है। लोगों के अंदर कैपेसिटी खत्म हो गई है। और जो सियासतदान है, भाई के साथ माजरत के साथ, सियासतदान एब्डिकेट कर चुके हैं। जो उनका काम था वो काम अब नहीं कर रहे। ये जो काउंसिल बनी है ये इस वजह से बनी है कि सियासतदान काम नहीं कर रहे थे। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये काउंसिल, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूं, लेकिन ये सियासतदानों के जो करने के काम है वो भी तो करें ना। अब हमारी जो इस वक्त जितनी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप है, बिला किसी मुबालगा आराई के मलिक साहब, उनमें से हर कोई चापलूसी में लगा हुआ है, अग्रीड, पावर पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। उनका मकसद यह है कि हम सिर्फ किसी न किसी तरीके से इक्तदार में पहुंच जाए। अवाम के इश्यूज पे सियासत नहीं कर रहे। पुल का इफ्तिताह करते हैं तो आर्मी चीफ की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि मैं 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आंख करता रहा हूं। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आप उठा के देख लें, पीपल्स पार्टी आप उठा के देख लें, जेयूआई आप उठा कर देख लें, कौन सी ऐसी जमात है इस वक्त जो ताबेदारी की नई तारीख रकम करने में मसरूफ नहीं है। सर शहबाज शरीफ साहब ने तो अपनी क्वालिफिकेशन में ना चांद लगा लिए, कुछ और- ऐसी बातें कर गए हैं जी, मतलब वो शायद पिछले 75 सालों में किसी ने नहीं की जो वो कर गए। और जो कानून साजियां इन्होंने आखिरी दिनों में की, और इतना मैं ब्रेक ले लूं, blatantly- मैं इस टॉपिक पे आपसे चाहूंगा जी। कि आप और रोशनी डालें, क्योंकि मैं इमरान को तनकीद करता था कि सारा दिन सेम पेज 4 साल आप कर क्या रहे हो, खुद अपनी जिम्मेदारी भी तो लो। लेकिन शहबाज साहब उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पे ले, नेक्स्ट लेवल पे, और आखिरी दिन जिस तरह माले गनीमत के ऊपर झपटा जाता है, ये जो दिहाड़ी लगाने की यूनिवर्सिटियों के जो इन्होंने बिल्स पास वो कराए, काफी सारे सदर साहब ने रोक लिए हैं, कुछ कर दिए हैं, लेकिन वो तरीका दुरुस्त नहीं है, वो गलत तरीका। 70 के 72 बिल थे, 2 जी। हफ्तों में पास किए। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खोकर साहब, आपसे मैंने बात ख़त्म की थी, आप ही पहले शुरू करिए। क्या लोगों को उम्मीद दिलाने के लिए हम कुछ बातें कह सकते हैं कि ये तरीकाकार हो तो हम अगले कुछ अरसे में पाकिस्तान को बहरान से निकालेंगे? उम्मीद इसी सूरत में दिलाई जा सकती है जब हम अपने रवैये तब्दील करें। मलिक साहब, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी पीछे हटना होगा, जुडिशरी को भी इंसाफ करना होगा, और सियासतदानों को सियासत सीरियसली लेनी होगी, अवाम के इश्यूज़ के ऊपर सियासत करनी होगी। ये नहीं कि हम एक सियासत सिर्फ इक़्तिदार के लिए करें। फिर हमारा माशरा देखें, हमारी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह आज जड़ांवाला का जो इंसिडेंट हुआ है, बहुत दुख भरा इंसिडेंट है कि हम पहले ही पाकिस्तान बहुत बड़े मसाइल का शिकार है और फिर दुनिया में हमारा परसेप्शन ठीक नहीं है, और आज ये इंसिडेंट की वजह से हमारा सर दुनिया के सामने शर्म से झुक गया। यहाँ पर कवानीन के अंदर वो प्रोविजंस मौजूद हैं जिसके तहत किसी को सजा और जजा का अमल आगे बढ़ सकता है। ये नहीं है कि कोई करेगा तो उसको सजा नहीं मिलेगी। तो जो लोग खुद से आ जाते हैं आगे लगाने, उनको कैसे मौका दे आप देते देखें ना, हैं? इससे पहले सानिया जोसेफ कॉलोनी हुआ, इससे पहले सानिया गोजरा हुआ, हम उसमें किसी मुल्जिम को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचा सके। उल्टा हमारे यहाँ रवैये ऐसे बन गए कि हम जो लोग उसके अंदर मुल्जिम होते हैं उनके गलों में हार डालते हैं, उनके ऊपर गुलपाशियां करते हैं, तो फिर आज यही नतीजे निकल रहे हैं। तो हमने तो अपने पूरे माशरे को दोबारा से ठीक करना है, लोगों की सोच के अंदर बेहतरी लेके आनी है, पॉजिटिविटी लेके आनी है, और ये काम एसेंशियली होता है सियासतदानों का। सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज लोगों से इतने डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इनका मकसद जो बार बार ये मलिक साहब गुफ्तगू मैं और फैसल और दीगर दोस्त करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज अब लोगों के इश्यूज में, माशरे को संवारने में, इन चीजों में इंटरेस्टेड ही नहीं रह गई। वो सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं। तो उम्मीद सिर्फ इसी सूरत में आएगी कि हम सबसे पहले अपनी सियासत को ठीक करें, बेयकीनी को खत्म करें। ये 10 साल का साइकिल बड़ा लंबा साइकिल है बेयकीनी का, जिससे हम गुजरे। इस वक्त हम मुल्क में ये बात बैठ के सूख से नहीं कर सकते मलिक साहब के इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किसने करनी है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस किसको होगा? ये बुनियादी नुकात हैं जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं। इस बेयकीनी का खात्मा सियासी पार्टियों का काम है। देखिए, जो खोकर साहब ने बात की, एक तो जो अदम बर्दाश्त है, मतलब इन्होंने 2 वाक़यात का जिक्र किया। मुझे तो आज तक वो श्रीलंकन मैनेजर वाला वाक़या नहीं भूलता कि एक गैर मुल्की आदमी आपके यहाँ सर्व करने आया है, आपकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आपने उसका जो हशर किया और जिस तरह उसकी लाश वापस भिजवाई उसके घर वालों को, तो ये अदम बर्दाश्त को ख़त्म करना पड़ेगा, टॉलरेंस को प्रमोट करना पड़ेगा। आप यकीन माने, ये जो नफ़रत के बीज बोए गए हैं ना, हम पब्लिकली मूव करते हैं ना, तो ये हर जगह पे एक बदतमीज़ी का कल्चर, बदतहजीबी का कल्चर, दूसरे को बर्दाश्त ना करो। अभी हिना भट्ट के साथ क्या हुआ है लंदन में, यानी उसके जवान बेटे के सामने इतनी लंबी उसको गालियां दी गई हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? हम बड़े पाकिस्तानी ना, बड़ी रेजिलियंट कौम है,
जल्जला आता है, खुदा ना खास्ता कोई सैलाब आता है, आप देखें कैसे कौम पूरी खड़ी हो जाती है। कश्मीर का जल्जला आया था ना, पूरी कौम एक मुट्ठी की तरह यकजा हो गई थी और जाके लोगों की मदद की थी। हम बड़े वार्म लोग हैं, हमारी बदतरीन मुखालफत होगी सियासी, हम एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होते हैं, हम फातिहा कहने जाते हैं, अफसोस करने जाते हैं। ये नई पार्टी आई जो एक्सपेरिमेंट के तौर पे आई, उसने क्या कल्चर मुतारिफ कराया कि हाथ नहीं मिलाना ये चोर है, हाथ नहीं मिलाना ये डाकू है, हाथ नहीं मिलाना ये फ्रॉडिया है। और आज अपने करतूत आप देखें जो हैं, इस कौम को तकसीम करके, पोलराइज करके, अदम बर्दाश्त को, इनटॉलरेंस को परवान चढ़ा के तो खुद घड़ियां बेच रहे थे। मुझे बताएं इसको रिवर्स कौन करेगा? मैं तो अक्सर मेरी हाथापाई हो जाती है कहीं जाता हूं तो मैं, अब ये उस दिन खोखर साहब ने भी किया, एक लेवल है ना बर्दाश्त का, वो क्यों किया? क्योंकि पब्लिकली आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं और अगर कोई प्रोपेगेंडा के तहत या सोशल मीडिया ब्रेन वॉशिंग के तहत 4 हल्काबाद कहेगा तो 5 हल्काबाद हमें भी आते हैं, हमारे भी हाथ बिल्कुल फ्री हैं। बट इस अदम बर्दाश्त को, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी जब वजीराबाद का फायरिंग इंसिडेंट हुआ, मेरा इलाका है वजीराबाद, मैंने हामिद नासिर चट्टा साहब का बेटा अहमद चट्टा वहाँ पे था, मैंने उसे फ़ोन किया, इज़हार हमदर्दी किया, मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये नहीं होना चाहिए था आपके साथ। हमारी तरबियत और है, बट इन नए एलियंस को जो एक बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह ऑपरेट करते हैं, जिनको झूठ सच की तमीज़ नहीं है, बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है, ये नहीं पता कि हमें एक दूसरे के साथ क्या बिहेवियर रखना है, ये भी बहुत बड़ा इल है सोसाइटी का, जिसको क्योर करना पड़ेगा। एक सवाल मेरा बार बार जहन में आता है, आप शायद इस पर क्योंकि तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे बेहतर रोशनी डाल सके। मैं प्रोग्रामों में अभी भी करता हूँ, पहले भी लाइव प्रोग्राम में बैठ के मैं कहता हूँ कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत और ये जो IGI बनवाना और PTI की हुकूमत या बाप पार्टी खड़ी करना और नून लीग को गिराना, ये इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। उससे उस इदारे के लिए, अपने लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी लोगों के दिलों में सवाल उठता है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि PTI जिस तरीके से उसने मोटिवेट किया एक ख़ास ग्रुप को, अपने वर्कर्स को, कि जाओ घुस जाओ लाहौर कोर कमांडर हाउस या GHQ हाउस, उससे वो क्या पाएंगे? फ़ौज से लड़ा के या फ़ौज को गिरा के या तोड़ के किला बाला सार पे चढ़ जाओ, एक सियासी जमात क्या उससे पाएगी? तो मुल्क सारा खोखला कर देंगे। ये मतलब जितना जमहूरियत को मजबूत होना चाहिए, फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए, उतना ये भी ज़रूरी है कि फ़ौज भी मजबूत रहे, मुल्क के दिफा के काबिल रहे। आप उसको इतना कमज़ोर ना कर दें कि वो अपना इंस्टीट्यूशन ना चला सकें। आपने ना सारे नाम लिए कि फ़ौज ने IGI बना ली, फ़ौज ने PTI बनाई, फ़ौज ने नून भी बनाई, फ़ौज ने पीपल्स पार्टी भी बनाई, ठीक है जी। तो एक तो वहाँ है, हम तो किसी तरह डिफेंड नहीं करते, हम मैं तो निकाला गया फौज के ऊपर स्ट्राइक वाला सवाल नहीं आप दिया। जब उनको स्ट्राइक किया गया सोच थी? तो जो जिन भूत थे और जो खास थे वो चाह रहे थे कि भाई एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाए। अपनी जो मैं और खोखर साहब बात करते, पर्सनल पावर किंगडम के लिए सारा ड्रामा हुआ। लेकिन पर्सनल पावर मतलब प्रेसिडेंट फॉर्म कैसे आ जाती है अगर पार्लियामेंट के अंदर उसमें वो खास आपके साथ खड़े हो जाए? इस मुल्क के अंदर ना आइन है, ना कानून है, ना पावर है, ना जब चाहे आप ड्रैगलिन हो जाते हैं, जब चाहे आप क्रिमिनल बन जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मंजूर काका पाकिस्तान का नंबर 1 फ्रॉड करप्ट आदमी है। आया, पकड़ा गया, अगले दिन उसको अस्पताल भेज दिया गया। अगर उसकी बेल हो जाती है तो आपको पाकिस्तान का आने वाला फ्यूचर पता चल जाना चाहिए। CCPO कराची जावेद ओडो साहब फरमाते नेशनल TV पर कि देखिए जी, लोगों का चीज़ें नहीं है खाने पीने की, तो इसलिए वो वारदात करते, और वारदात में आप लोग रजिस्टर ना करें वरना वो गोली मार देते हैं। अगर पुलिस का सरबराह, जो इतना बुज़दिल आदमी खुद है, मैं तो पर्सनली जानता हूं कि वो किसी तेजी से गाड़ी गुजर जाए तो दूसरी गली में चले जाए, वो अगर जस्टिफाई कर रहा है किसी की मौत को, मंजूर काकर की मैंने आपको काका की बात बताई, ठीक है जी। उसी की बात आप आ जाए सर इलेक्शन कमीशन पर। जिस मुल्क के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन का डेट अनाउंस नहीं की, वो ट्रांसफर पोस्टिंग की इजाजत दे रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है इसमें? आज इलेक्शन कमीशन पे कोई सो मोटो क्यों नहीं ले रहा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन वो एक खुद एक अपनी डोमेन बन गई, वो एक अलग मुल्क बन गया है, स्टेट विद इन स्टेट वो अलग बन गया है, ठीक है जी। आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या हो रहा है? जो उस्ताद हैं जिनका हम हमेशा से एहतराम करते थे, उनकी हरकतें देख रहे, कोई पूछने वाला नहीं। भागलपुर यूनिवर्सिटी का जो वाकया है ना, उसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को बैठ जाना चाहिए था। इतना बड़ा वाकया यूके में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट दिन रात में पकड़ के उन्हें फायर किया। अब अगर आप मंजूर काका को जेल से निकाल के अस्पताल भेज देते और बेल करा देते हैं, तो आपको पाकिस्तान का फ्यूचर पता होना चाहिए, नंबर 1। अगर आपका पुलिस का सरबराह जावेद ओडो ये कह रहा है कि क्योंकि हालात थे ही नहीं है तो लोग आएंगे तो आप रजिस्टर करेंगे तो आपको गोली मार देंगे, ये नेशनल TV पे उन्होंने प्रेस में कहा है। अगर ये एजुकेशन पुलिस का अफसर दे रहा है तो पुलिस का बंदा मैसेज क्या ले रहा है और मैं क्या ले रहा हूं?
यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया आपको, इलेक्शन कमीशन का हाल मैंने आपको अभी बता दिया है। और आखिरी चीज जो मेरा ताल्लुक नहीं है, क्योंकि यंगस्टर है, हाथ जोड़ के सर हर बार आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, कौम को कहें अपने लिए खुदा का वास्ता है, अपनी रोटी, अपनी औलाद, अपने बच्चे, अपनी जिंदगी के लिए खड़े हों और एक्सपायर्ड माल को ना एक्सेप्ट करें, ना इनका माजी भूलें। ऐसे लोग, मेरा मुखालिफ है पार्टी का, सियासत का, लेकिन नया यंग है, आगे आ रहा है, तेज काम कर सकता है, तेज काम करने वाला ये भी मेरी तरह था निकाला गया। और मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, हमारे वहाँ मैं सांपों को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई करता था, आपके वहाँ भी एक माजरत के साथ सांप है, नहीं, ऐसा नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बुरी बात, नहीं बुरी बात, मेरा काम है आपको संभालना। बुरी बात। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, बड़ी खिदमत है। एक मुस्तफा नवाज खोखर साहब, एक सवाल मैं दोबारा आपसे पूछूंगा, जो ये पूरा जवाब नहीं उन्होंने दिया। फौज के ऊपर चढ़ाई करना जो 9 मई वाला सानिया था, उसके बाद जो स्पेस है फॉर पॉलिटिक्स और जो आज़ादी थी, शख्सी आज़ादी, वो उसमें कमी आई है, इजाफा नहीं हुआ। जिन लोगों ने ये सोची थी कि हम 9 मई को जाएंगे और फ़ौज को फतह कर लेंगे, वो किस दिमाग में थे और पाकिस्तान की खिदमत करके गए हैं कि पाकिस्तान को डुबो के गए? इमेच्योर सोच जी। मलिक साहब, एक किताब मेरी नज़रों से गुजरी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, उन्होंने लिखी कि उन्होंने पूरी दुनिया में पिछले 100 साल के अंदर जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली, उनके ऊपर उन्होंने तहकीक की कि जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी जो कामयाब हुई, वो क्यों कामयाब हुई, और जो नाकाम हुई जो तहरीकें पूरी दुनिया में पिछले 100 साल में, उसकी क्या वजह थी। और वो एक नतीजे पे पहुंचे कि जहां पर भी कोई भी अगर तहरीक थी, उसके अंदर जब वायलेंस का आंसर मौजूद था, तो उस वायलेंस की वजह से वो तहरीकें नाकाम हुई, और सबसे ज्यादा कामयाब होने वाली जो तहरीकें थी वो पुरअमन थी। तो सियासतदान के लिए सबसे पहला सबक जो है, हमारी अपनी बरे सगीर की आप तारीख उठाकर देख ले, यहां पर जो पॉलिटिक्स रही, गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी, वो पॉलिटिक्स अमन की पॉलिटिक्स थी। फिर उसके बाद आप जिन्ना साहब की पॉलिटिक्स देख लें, उसमें तशद्दुद का कोई अंसर शामिल नहीं था। तो सियासत का पहला सबक ही ये है कि जब आपकी तहरीक के अंदर आप जिस चीज के लिए जुस्तजू कर रहे हैं, आप उसमें जब वायलेंस को शामिल कर लेंगे, तो फिर नाकामी आपकी दीवार पे लिखी हुई है। और हमारे नौजवानों को, बच्चों को आप एक असूल के ऊपर तो ट्रेन करें, लेकिन ये क्या असूल है कि आप उन्हें कहें कि जी ऐसी उनकी वो मेंटल ट्रेनिंग करें कि वो पहुंच जाए कोर कमांडर के घर के अंदर, उसको आग लगा दें। लोगों को फौज के सामने खड़ा करने का मतलब ये है कि आप अपने मुल्क को कमजोर करने के जा रहे हैं। और ताकत की पिच पे तो हम लड़ ही नहीं सकते सियासतदान। नदीम मलिक साहब, तारिक साहब से इस पे ऐड करूं, एस्पियोनाज, पूरी दुनिया में एस्पियोनाज क्या होता है? एस्पियोनाज ये होता है कि आप अपने मुल्क की एक्सटर्नल थ्रेट को रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी कम कर दें। मैं एग्जांपल दूंगा, खुदा ना खास्ता अगर 9 मई की शाम लाहौर में बॉर्डर के पार से अटैक हो जाता, कोर कमांडर का घर जल चुका था, वो वहां से जा चुके थे, किसने कमांड करना था? ये आप ये सोचे समझे बगैर मुट्ठी भर, और लोग भी कितने थे, 40-50 मुट्ठी भर शरपसंद। और एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि जी पहली दफा नहीं हुआ, GHQ भी हमला हुआ था भाई, वो दहशत गर्दों ने किया था। आप अब सियासी जमात का लिबादा उड़ के दहशत गर्दी की कार्रवाई करके फिर सियासी बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं अभी भी, कि जी औरतें हैं जो जेल के अंदर हैं। भाई कोर कमांडर के घर के अंदर घुसी हैं, कोई वहां पे खुदा ना खास्ता कोई नेशनल सर्विस करने सर, आप उसे शर पसंदी कहें या जो भी कहें, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे इख्तलाफ रखता हूँ। उन औरतों के लिए और नौजवानों के लिए आपको पार्डन करने की पॉलिसी बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो सारे लोग आग जलाने वाले नहीं थे। सबको कर दें, एक नाराबाजी की फिजा के अंदर लोग गए हैं, उन्होंने गलत काम किया है। कैसे हुई है, जियो फेंसिंग हुई है, सारे उनसे इजहार नदामत करवाएं और स्टेट एक पार्डन की पॉलिसी बनाए। मुझे नहीं पता आप सियासी लोग कैसे कहते हैं। जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उसके नतीजे में शुरू हुई, जो अमल शुरू है, और जो मेरे भाई की हुकूमत थी, इन्होंने किया, पीडीएम ये जिम्मेदार है, किसी को जिम्मेदार न ठहराएं। अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, जिन्होंने 9 मई के वाकयात में जो मुलव्वस है उनकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन बाकी जो सियासी कारकुनों के लोगों के घरों के अंदर घुसे हैं, उनके घर तोड़े हैं, खवातीन और जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, और कंटिन्यूसली करते रहे, और अभी तक हो रहा है ये कंडेम। हम एक जर्नलिस्ट है आमिर रियाज साहब, उनको देखें कब से वो इमरान रियाज साहब, आज तारक साहब, मतलब मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे कि वो बेटर सेंस प्रिवेल करे और इमरान रियाज को रिलीज कर दे। ये अच्छा तरीका नहीं है। ये क्या हो रहा है? 9 मई के अंदर जो 14 के साथ और जो कुछ हुआ है, लीडरशिप को तो माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो मासूम बच्चे जो ब्रेन वॉश होके गए हैं, 10,000, 8,000, 3,000 जो भी बच्चे हैं, वो उनके लिए एक बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है कि वो ब्रेन वॉश, रियासत को माफ़ करना चाहिए। लेकिन जो लीडर्स उनसे इन्वॉल्व हैं उनकी माफ़ी। लेकिन तारड़ साहब को मैं याद दिलाता चलूँ
कि आपने भी सुप्रीम कोर्ट में हमला सुप्रीम किया कोर्ट था, उसका आपने नतीजा भी क्या नैब हुआ में था? हमला किया उसका था। नतीजा क्या आप हुआ लोग था? फरिश्ते नहीं है, माजी ना भूले, नहीं। माजी देखिए, ना भूले देखिए बड़ा- सबका। देखिए बड़ा फर्क लेकिन है। नदीम मलिक साहब, अगर आज आप नहीं खड़े हुए माजी की पार्टियों के खिलाफ, समेत पीटीआई, समेत नून लीग, समेत पीपल्स पार्टी, तो आपके जो आज आप देख रहे हैं गरीब बच्चों के साथ हाथ पैर तोड़ के सड़कों पे मारा जा रहा है, वो हर घर में होगा। और आपको पाकिस्तान का हल चाहिए, $3 अरब चाहिए, इसी पाकिस्तान की लीडरशिप उठाएं, यही सियासतदानों को उठाएं, MBBS की तरह होटल में बंद करें, ब्यूरोक्रेसी को बिठाएं, पुलिस को बिठाएं, कस्टम्स को बिठाएं, सारों को बिठाएं। 1 महीने के अंदर आपके खजाने के अंदर पैसा होगा। नहीं करने आएगा, वाला कौन नहीं है? आएगा, नहीं ऐसे आएगा। नहीं ये करने इमरान वाला खान ने, कोई नहीं ना, इमरान खान ने नहीं 2014 से ये नारे लगा के ना कौम करने को वाला काफी, नहीं है, सबके नहीं, पेट के देखिए, पीछे मैं- पेट खान बदले आएगा तो $200 अरब आएगा, नहीं, नहीं वो सर, $200 करने अरब वाला नहीं है। MBBS से करके दिखाया ना। लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ सियासतदान ना शामिल करें। कहा, इस लिस्ट में everyone. ब्यूरोक्रेट्स भी आए, मैंने कहा, इस लिस्ट में जनरल्स भी आए, और इस मैंने कहा सारे सर, मैंने कहा मैं एक जवाब जरूर देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट हमले के नतीजे में क्या हुआ। तारिक अजीज जिंदगी भर के लिए नाअहल हुए, कैद काटी। मियां मुनीर आज भी जिंदा है, पीटीआई में लाहौर से इलेक्शन लड़ते हैं। लोगों को सजाएं हुई, पूरी जिंदगी के लिए नाअहल भी हुए, जेलों में भी शहबाज गए। शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे जो देखिए ना, पंजाब हाउस में मीटिंग करके बंदे देखिए, मोबिलाइज कोई करके लाए मेरा थे। नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब ने ये कंस्पिरेसी कोई की या उन्होंने ये प्लान ये तो किया। आपकी पार्टी के हेड है, आपने क्या जो कहना जिन्होंने किया वो सारे उन्होंने भुगता, जिनके खिलाफ एविडेंस मौजूद था। तो इधर तो एविडेंस क्लियर है, इसमें एविडेंस में डाउट ही कोई पाकिस्तान नहीं। में उसी के खिलाफ मिलता है जिसको सजा देनी हो, जिसको ना देनी हो वहाँ एविडेंस इधर गायब तो हो clear जाता है। cut मेरा नजर आपसे आ रहा है इख्तिलाफ है ना इसके जी। ऊपर। नहीं, यहाँ पर तो नहीं, मलिक ये साहब एक ही असूल है इस मुल्क में, और वो असूल ये है कि ना कोई आइन है ना कोई कानून है। अगर आप इस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक्स में तो आपके 100 गुनाह माफ। मियाँ साहब हुकूमत में थे, इमरान खान साहब मंजूर नज़र थे, मियाँ साहब के ऊपर मुश्किलात आन पड़ी। अब इमरान खान साहब मंजूर नज़र नहीं है तो अब इनकी चांदी लग गई। तो हमें ये चीज़ ख़त्म करनी होगी, लोगों को इख्तियार दें कि वो किसको माइनस करते हैं। लोग इलेक्ट करें, फिर उसके बाद एहतसाब करें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे में, तो ये मुल्क ठीक चलता रहेगा। हमारे साथ इंडिया, ये आप देख लीजिए कि रीजन के अंदर इस वक्त पाकिस्तान का जो मुवाजना है अनस्टेबिलिटी की वजह से वो अफगानिस्तान के साथ हो रहा है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की करेंसी हमारे से स्ट्रांग है। अभी आखिरी सर, मिनट जब है। तक ये 14 पार्टियों से आप जान नहीं छुड़ाएंगे, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक्सपेरिमेंट नाकाम हो चुका है 40 साल का। 3 साल इसको, 5 साल उसको, 6 साल उसको, उसने गाली दी, फिर वो आ गया, फिर उसने बुरा कहा, उसने गिरबान पकड़ा, फिर चला गया, फिर आ गया, फिर क्या एग्रीमेंट किया, फिर चला गया। ये पाकिस्तान की कौम को अपनी रोटी, अपनी औलाद, अपना घर, अपनी माँ बेटी के लिए बाहर निकलकर यूनिफॉर्म लोगों को साइड पर रखकर उनकी इज्जत का एहतराम करते हुए अपना प्रोटेस्ट के तहत रिजेक्ट करना चाहिए माजी की सारी पार्टियों को। रिजेक्ट, रिजेक्ट, एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड। इनको आप चांस नहीं दे सकते। ना किसको इनका चांस माजी है, ना इनका कोई परफॉर्मेंस है, ना एक इनकी लाइन कोई में। चीज है। पीपल आर द बेस्ट जज। इस्तेकाम आप देख लें, एक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पार्टी आई, ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं अब चले। आप पीपल आर द बेस्ट जज, आप उन्हें फैसला करने दें कि एक वो लाइन क्या से। फैसला देखिए, मैं करें। सिर्फ ये कहता हूं कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया सियासतदानों ने। पाकिस्तान में जितने रिफॉर्म्स आए सियासतदानों ने किए। ये ट्रेंड भी अब खत्म होना चाहिए ना कि जिसने माजी में परफॉर्म किया है, मुश्किलें भी झेली उसकी वजह से, आप उसी पे ये टैग लगा दें। मैं खोकर साहब से ये एग्री करता हूं, लेट पीपल जज। लोग बड़े बाशऊर हैं। बिल्कुल। अताउल्लाह और यही तारिक साहब, फैसल मुस्तफ़ा नवाज का खोकर साहब और मुकदमा फैसल वोडा साहब, सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।